हेलो दोस्तों। आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी पर ही, जलवायु पर। मानसून क्या होता है, कैसे आता है हमारे भारत में, कहाँ से प्रवेश करता है और कहाँ से हमारे भारत से ही निकल जाता है, कैसे निकलता है और किस कहा जाता है, किन हवाओं के द्वारा आता है, कैसी कैसी हमारे भारत में मानसून पाई गई है ना। पूरी जलवायु के विषय में बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को फटाफट आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। इस जलवायु क्षेत्र से आपके यूपीपीसीएस, आरओ, एपीएस और जो बड़े बड़े स्टेट लेवल के या वनडे लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पर यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। आप देखेंगे जब आपको मैं यहाँ पर कुछ बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। अगर आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने दोस्त मित्र तक शेयर करने का प्रयास किया करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जबरदस्ती आप शेयर करें, लेकिन अगर हो सके तो आप शेयर जरूर कर दिया करें। आइए आगे बातचीत करते हैं हम लोग। आज हम लोग जैसे कि बातचीत मैंने किया कि भारत की मानसून कैसी है। सबसे पहले जो मानसून शब्द है ये कहाँ से लिया गया और किस भाषा से है ना। तो कहा गया मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा। कहाँ का, पहला ही यही प्रश्न बनेगा आपका कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप कहेंगे अरबी भाषा से हुई है। कहा गया मौसमी शब्द से हुई है, अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है। कैसे, मौसम, देखो मौसम 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 शब्द से हुई है। किससे, मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम या ऋतु से है। ठीक है ना। जो हमारे भारत का मानसून है इसकी उत्पत्ति किस भाषा, तो अरबी भाषा के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, मौसम मानसून शब्द की, है ना, और इसका तात्पर्य मौसम या ऋतु। ठीक है। कहा गया परंपरागत और रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है। मौसमी हवाओं में परिवर्तन कैसा, मतलब कैसा, हवा में कैसा परिवर्तन। आप कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा आ रही, बड़ी गर्म हवा आ रही है ना, लग रहा है कहीं बारिश हुई है, हमारे शहर में ठंडी हवा प्रवेश कर गई है। मतलब किसी दूसरे शहर में बारिश होने के कारण हमारे शहर की हवा ठंडी हो गई। आप सभी लोग बोलते हैं ना कि जब मौसम खराब होता है और अपने अपने शहर में बारिश नहीं हुई और कहीं और हो गई, जैसे हम इलाहाबाद में रहते हैं या प्रयागराज में रह रहे हैं, अगर कानपुर में बारिश हुई और मुझे पता चल गया कानपुर में बारिश हुई और यहाँ की हवा के रुख में ठंडापन आ जाता है, आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, वही है। ठीक है ना। कहा गया मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। तो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में क्या होती, वर्षा होती है। यहां तक की आई होप बात आप समझ पाए होंगे। कहा जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई थी, पहली बात। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानसून शब्द, मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या है तो किसने सिद्धांत, एशियाई मानसून के किसने सिद्धांत दिया था, तो 1686 या 1686 आप सभी लोग जानते होंगे ना। 1686 में किसने कहा था, तो आप सभी लोग कहेंगे कि एडम हैली ने। कौन, एडम हैली ने ये बताया था। ठीक है ना, याद रखना इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आइए, भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75 से अधिक वार्षिक, क्या, वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो किससे होती, तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। अगर आपको ये नहीं पता दक्षिण पश्चिम कैसे होते तो देख लीजिएगा कैसे आप याद करके रखेंगे। चलिए, तो आप देखेंगे जो मैं बनाना चाह रही थी कि यहाँ थोड़ा ऊपर बने, ठीक है ना, यहाँ बने। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये होगा आपका पूरब। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूरब, ये होगा आपका पश्चिम, ये होगा आपका उत्तर और ये होगा आपका दक्षिण। अब पूछा जा रहा है हमारे भारत में दो दिशाओं को ज्यादा महत्व दिया गया, उन दिशाओं में आपकी उत्तर दिशा और आपकी दक्षिण दिशा आती है। आप अगर इस दिशा में जाएंगे तो उत्तर पूर्व कहते हैं, क्या कहते हैं,
उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, उत्तर पूर्व दिशा से मानसून वापस जा रहा है। अगर आप इस दिशा में आएंगे तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। अगर आप इस दिशा के अंतर्गत आएंगे तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम। क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं। अगर आप इस दिशा में आएंगे तो आप क्या कहेंगे? तो उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा कहा गया दक्षिण पश्चिम, मतलब इस वाले, यहीं से हमारे भारत में क्या करता है? मानसून प्रवेश करता है इन दिशाओं में। मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य, देखो सीधी सी बात आ गई ना, कहाँ होता है? मैंने दिशाएं बता दी आपको, याद रखना है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। कहा गया दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश भारत के केरल राज्य से होता है। मैंने आप सभी लोगों को वही बताने का प्रयास किया है। आपका ये है और ये आपका क्या है? केरल राज्य से होता है। कुछ शाखाएं आपकी इधर से जाती हैं, लेकिन एक आध शाखा इधर से भी जाती। ऐसा नहीं है कि इधर से हमारा जो मानसून भारत में प्रवेश करता है इधर से शाखा नहीं जाती, जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी जाती, एक दो शाखाएं जाती हैं और ये यहाँ पर जाकर वर्षा करती हैं। याद रखना, केरल से हमारे भारत में मानसून केरल राज्य से क्या करता है? शुरू हो जाता है, ठीक है ना। कहा गया भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी भी जो कृषि क्षेत्र हैं, जो अभी भी कृषि, भारतीय कृषि का अधिकांश भाग किससे? वर्षा पर ही निर्भर है। कहा गया अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अगर मानसून 1 जून को ही भारत में प्रवेश कर जाए तो क्या माना जाता है? कृषियों के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। आपसे जैसे मैंने कहा कि आपकी मानसून और भारतीय मानसून ट्रांसपोर्ट के लिए प्रमुख रूप से किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो आप याद रखें, पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको। आगे कहा गया भारत एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। कैसे? आइए इसकी भी बातचीत कर लेते हैं यहीं पर, है ना, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है आप सभी लोगों को कि कैसे उष्ण और कैसे उष्ण कटिबंधी प्रदेश में आएगा या कटिबंधों में आएगा, ठीक है ना। तो डाउट रहे तो तुरंत क्लियर करो और डाउट नहीं होने चाहिए आप सभी लोगों के पास। आइए तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है? भारत है। ये हमारा मोटा मोटा भारत है। क्या है? आप कहेंगे हाँ जी मोटा मोटा ही आप बताइएगा, इतना समय कहाँ है। आप देखेंगे ये हमारा मोटा मोटा भारत है और ये आप बगल में ये बना लीजिएगा, क्या है? ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा जाती है जिसे इक्वेटर कहा जाता है ना। इसके नीचे 23.5 डिग्री जो दक्षिण में होता है उसे मकर रेखा कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और इसके ऊपर आपकी कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा हमारे भारत से के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाएगी? कर्क रेखा जाएगी। अब ध्यान से सुनो, इस वाले क्षेत्र को, इस वाले बेल्ट को आप क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहेंगे। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपकी वर्षा भी होती है, ताप भी होता है इस वाले क्षेत्र पर। मतलब आपके 0 डिग्री सेल्सियस लेकर 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय पाया जाएगा। अब आप यहाँ पर हमारे भारत में क्या देखने वाले हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, इसलिए कह रहे हैं पूरी तरह से आप समझने का प्रयास करना। हमारे भारत के जो कर्क रेखा देखेंगे, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जा रही। कहां से जा रही? बीचों बीच से जा रही है। अब कर्क रेखा कितनी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। उत्तरी अक्षांश रेखा आपके बीच उत्तर भारत के बीचों बीच से जा रही। अब इसके ऊपर वाले क्षेत्र पर क्या पाया जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय पाया जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नीचे वाले बेल्ट पर तो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही पाया जाएगा, लेकिन 23.5 के ऊपर आप क्योंकि लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो 23.5 के ऊपर आप जैसे जाएंगे यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय पाएंगे, उपोष्ण कटिबंधीय पाएंगे। आई होप अब आप समझ पाए होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण भारत में सिर्फ और ऐसे संपूर्ण भारत में केवल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होता है, गलत है। संपूर्ण भारत में आपका पूछा जाए कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु देश है, ये बात बिल्कुल सही है। आपसे ये देश कह रहा है कि उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है।
हालांकि भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों स्थित हैं। जब केवल शब्द लगकर आए तो गलत है, लेकिन आपसे ये कहा जाए कि संपूर्ण भारत या भारत एक उष्णकटिबंधीय उष्ण मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है या देश है तो सही है। लेकिन पाई कितनी जा रही है? दोनों। मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कैसे पाया जाएगा, क्योंकि जैसे कुछ लोगों को डाउट होता है कि मैम थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप देखेंगे, आगे कहा गया भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा गया मानसून की प्रारंभिक अवस्था, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना। अब देखो मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। मानसून की उत्पत्ति तभी होगी ना जब कहीं गर्म कहीं ठंडा, कहीं गर्म कभी ठंडा, और जब कभी गर्म कभी ठंडा कभी नरम होता है तो आपको जुकाम हो जाता है। उसी तरह भारत में मानसून है। अगर आप देखेंगे मानसून अवस्था क्या है तो आप कहेंगे कहीं जलीय क्षेत्र पाया जा रहा है और जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दरों एवं मात्रा में क्या होता है? गर्म होना होता है। तो इससे क्या होता है? मानसून की उत्पत्ति हो रही है। कहा गया ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। ये आपका निम्न वायुदाब क्षेत्र जो है ये आपके लिए बड़ा कामदार है, इसी से सब कुछ होता है, याद रखना। कहा गया इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसी को इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन या ITCZ उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। समझ में आया? नहीं आया होगा। समझ में कैसे आएगा मैम? आप थोड़ा सा मुझे समझाने का प्रयास करें। जो आपका ITCZ है जिसे आप लोग इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन कहते हैं, जिसे अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, अरे मतलब 0 डिग्री आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। और हिंद महासागर कहां पर है? तो आप कहेंगे ये आपका हिंद महासागर है, क्योंकि इसके उत्तर में ही हमारा भारत है। तो इसके विपरीत हिंद महासागर में अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और हमारे भारत भाई यहाँ जल है तो इसमें क्या होगा? ठंडापन होगा। और यहाँ क्या होता है? वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। भाई ठंडा है तो उच्च वायुदाब होगा ना, तो ठंडा होने के कारण कहा गया है और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है, ठीक है ना। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर, उत्तर की ओर। अब देखो, अब जिधर आपका तापमान होगा, मेरी बात को समझना, आप ऐसे समझो, इससे आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। ये आपका भारत, ठीक है ना, और ये आपका हिंद महासागर। यहाँ पर तो ठंडा है, ये सारा क्षेत्र क्या है? ठंडा है ना। और कहा गया है यहाँ पर ठंडा और वहां उच्च वायुदाब है। क्या है? उच्च वायुदाब किधर है? तो आप देखेंगे उच्च वायुदाब इधर बन रहा है आपका, ठीक है ना, जिस कारण क्या होता है? उच्च वायुदाब उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा होता है। यहाँ क्या होता है? उच्च वायुताप होता है, उच्च वायुदाब हो रहा है। यहाँ पर उच्च तापमान है, यहाँ उच्च वायुदाब हो रहा है। यहाँ उच्च तापमान है, यहाँ उच्च वायुदाब हो रहा है। तो ये सारी कहाँ जाएंगी भाई? उच्च वायुदाब कहाँ जा रहे? उच्च तापमान की तरफ अभिसरण कर रही हैं, खसा कर रही हैं, ठीक है ना। आई होप अब पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे कहा गया अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर मिलती हैं। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। वही मैंने बताया, जो वायु होती है, वायुदाब होता है, वो कहाँ? ऊपर की ओर उठती है और इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्व या व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं। इंपॉर्टेंट है ये आपकी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें आपकी 30 से 40 या 40 से 60 के बीच में मानी जाती हैं, है ना। ट्रेंड विंड जो होती हैं वो आपके 40 से लेकर 30 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती हैं। कहा गया और दिशा परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। ये बात पूरी तरह से क्लियर रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण भाग में और पश्चिम में जेट प्रवाह, यही मैंने आपको बताया कि पश्चिम में जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यही अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कहा गया इन उच्च स्थलों में भी कहा गया विकिरण से शोभ मंडल में वायु का दक्षिणवर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, एकदम दबा के याद रख। और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। वायु राशि क्या होती है? दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है और जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पश्चिमी जेट जो आपकी पश्चिम की तरफ जाएगी, कहा गया प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। इंपॉर्टेंट है। अगला कहा गया भारतीय जलवायु पर हिमालय और तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, प्रश्न कई बार बने हैं। कहा गया भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय व मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखा द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। अब जितनी बात इसमें लिखी है क्या आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आप मुझसे सुनिएगा थोड़ी देर, और ध्यान से सुनना तो आपको पूरी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आप कहेंगे तिब्बत के पठार से हुई है। जो यहाँ पर तिब्बत वाली बात बताई जा रही तो आप कहां बताएंगे? तिब्बत के पठार से हुई। पूर्वी जेट प्रवाहों की उत्पत्ति कहां से हुई तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे तिब्बत के पठार से हुई है। ठीक है। अगर पूछा जाए विश्वती पछुआ पवन सिद्धांत का गतिक संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे फ्लोन ने किया। किसने? फ्लोन ने किया। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखो, फ्लोन ने किया। ठीक है। आगे कहा गया है कि आपके एल नीनो का शाब्दिक अर्थ तो बालक ईशा होता है। फिलहाल उसको आगे बताएंगे अभी, है ना। तो आप यहां तक याद रखेंगे भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय और मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के ऊपर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का ही कारण है या परिणाम है। ठीक है ना, यहां तक याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है। इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारत के ये आपको लाइनें याद करनी पड़ेंगी ना। भारत के दक्षिण कहा गया भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती हैं। आप देखेंगे समुद्री तट से हम कितना दूर घटने वाली जो मौसमी दशाएं होती कि कितना दूर हैं और कितनी पास हैं, और पूर्वी दिशाओं में आप देखेंगे अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण मतलब ITCZ की स्थिति पर निर्भर करती है। इसी को मानसून द्रोणी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मानसून द्रोणी कहते हैं। ये मानसून द्रोणी जो होती है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप कुछ चीजें लिख लें, जैसे क्योंकि इसमें तो नहीं लिखा गया, लास्ट भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये लास्ट होगा, फिर यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको अलग से लिखा देती हूँ। कहा गया मानसून में विच्छेद मतलब जब मानसून पवनें 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं, तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है। इसे मानसून का विच्छेद कहा जाता है। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थितियों में परिवर्तन आना। अब आपसे केवल ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे ये प्रश्न है कि मानसून में विच्छेद अगर लगातार, देखो कहा गया जब मानसून पर 2 सप्ताह लगातार लंबा गैप हो, 2 से 3 4 सप्ताह तक वर्षा ना हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? मानसून विच्छेद कहा जाता है। याद रखना, ये नहीं कि लगातार वर्षा ना हो, उसको कहा जाता है। ये नहीं कि आज वर्षा हुई कल थोड़ी सी हो गई
फिर झिमझिम झिमझिम हो गई, तो ये तो वर्षा हो रही है ना, लगातार अगर ना हो तब। आगे कहा गया मानसून का प्रत्यावर्तन, कहा गया दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से, देखो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है ना, और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है। मतलब हमारे अब भारत देखो कहां कहां से, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों 15 सितंबर तक चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून, जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है। लौटती हुई पौने बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं और क्या करती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर वर्षा करती हैं, झमाझम बारिश करती हैं। क्या करती हैं, तो झमाझम बारिश करती हैं। इसको आप सभी लोगों को याद रखना है, और इसके अलावा मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ, उनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसको आप जरूर याद करें, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास करती हूँ। जैसे आपसे पूछा जाता है भारत में ऋतु क्रम क्या है, तो आप देखेंगे कि मार्च अप्रैल में आपका बसंत ऋतु आता है, और उसके बाद मई जून में ग्रीष्म ऋतु आता है, जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु आता है, सितंबर अक्टूबर में आपका शरद ऋतु आता है, और नवंबर दिसंबर में आपका हेमंत ऋतु आता है, और जनवरी फरवरी में आपका शिशिर ऋतु आता है। इतने ऋतु आपको याद करके रखना है। कहा गया वैशाखी के महीनों में विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को क्या कहा जाता है, वैशाखी, तो आप कहेंगे काल वैशाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काल वैशाखी को असम में किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएं आप सभी लोग, काल वैशाखी को असम में किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे बोर्डो ई चिल्ला नाम से। किस नाम से, असम में काल वैशाखी को असम में बोर्डो ई चिल्ला नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, पूछा जाता है बोर्डो ई चिल्ला नाम से कहां पर जाना जाता है, तो असम में आपको बताना पड़ेगा कि असम में जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है काल वैशाखी किन उत्पादों के लिए अच्छा होता है, जैसे आपका चाय, पटसन, है ना, चावल, इनके लिए चाय, पटसन, चावल। तो चाय आपकी असम की है, पटसन आपका पश्चिम बंगाल का है, और आपका चावल भी पश्चिम बंगाल में। भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है ना, तो याद रखना। आपसे पूछा जाता है केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने की मानसूनी घटना को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे फूलों वाली बौछार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों वाली बौछार कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखना। इतनी चीजें आपको याद करके रखना है, ठीक है। आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, और फिर आगे मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो है उनको आपको बताते रहेंगे कि भारतीय मौसम विभाग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ये सब अभी प्रश्नों के माध्यम से, या जो नहीं होगा वो आपको डिटेल में हम बताते चलें। आइए देखते हैं। पहला शब्द है आपके मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई, तो अरबी भाषा में हुई थी मौसमी शब्द से, मौसम शब्द से, मौसमी नहीं, मौसम शब्द से। तो कौन सा सही उत्तर हुआ, तो आप कहेंगे ए सही उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर प्रश्न है आपका कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। अच्छा, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो सही उत्तर चयन करें, कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पर, बताएं भाई कौन सा सही उत्तर होने वाला है। सही उत्तर आप सभी लोग दीजिएगा। तो आप कहेंगे भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। हाँ, बिल्कुल मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता देता है, बिल्कुल मैंने आपको बता रखा है। और आप कहेंगे बिल्कुल ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिएगा, दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताइए कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। अच्छा, तो कहा ये कहा गया एक है, ये दो है, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये दो है ना, ये चार है, ये दो है, तो ये किसके वितरण की बात, शीतकालीन वर्षा। तो शीतकालीन वर्षा ऐसे होगी, तो शीतकालीन वर्षा की तो बात कर नहीं रहे हैं ये लोग, है ना। आगे कहा गया दाब का, अरे दाब का क्यों बात करेंगे भाई, वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या नहीं, मध्य ताप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मध्य ताप कैसा होगा, यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर, तो आप देखेंगे किसकी बात हो रही, तो मध्य ताप की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे देख करके समताप रेखाएं अर्थात मानचित्र मध्य ताप को दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि आपको
दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन एवं दावा एवं उससे संबंधित सतर्क, आइए पहले पढ़ लेते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, ठीक है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। अब बताओ क्या बीचों बीच अवस्थित है क्या? क्या ये दोनों बातें सही हैं? क्या ये दोनों बातें सही होंगी क्या? जल्दी से बताएं। आप कहेंगे नहीं, बीचों बीच तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है, तो आप कह सकते हैं ए सही है, लेकिन आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मैंने आपको बताया दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। कहां पर? केरल राज्य पर। आगे कहेंगे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। कहा गया दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की तरफ। तो आप सभी लोग जल्दी से उत्तर बताएं, इसका क्या सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कहेंगे? तो दक्षिण पश्चिम से, देखो भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है, फिर आपके उत्तर पूर्व मानसून से ये ऐसे आता है। आगे देखते हैं। कहा गया भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होगी। किसके साथ होगी? तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा होगी। आगे कहा गया भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। तो कहेंगे आप दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। मैंने ये बात समझाई थी, इसलिए मैंने बता दी। कहा गया नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने दे दिया। कहा गया भारत का उत्तर पश्चिम होगा, कहा गया भारत का दक्षिण क्षेत्र होगा, भारत का मध्य केंद्रीय क्षेत्र होगा, या भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। बताएं क्या होगा? भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात की जा रही है। किसकी? तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात की जा रही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? ले में वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल कम। आप देखेंगे हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसिनराम पर होती है, और सबसे कम वर्षा ले पर होती है, ठीक है, याद रखना, सबसे कम वर्षा ले पर होती है। आगे कहा गया भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी होगी? तो जल्दी से आप सभी लोग बताएं। तो आप कहें 18 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। आगे कहा गया दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। अब यहां पर आपको बताना है मानचित्र में भाई। कहा गया 22 डिग्री 22.5 से 25 डिग्री के बीच में होगा, 25 से लेकर 27.5 डिग्री तक, 27.5 से 30 के बीच में, 30 से लेकर आपके 32 डिग्री तक होगा। बताएं भाई, आपकी यहां से क्या जा रही है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा जा रही है। अब बता दो क्या होगा, अब बता दो क्या होने वाला है। तो कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र के आप क्या कहेंगे? 30 डिग्री से ऊपर होगा कि नीचे? तो नीचे होगा ना, नीचे वाले क्षेत्र पर है ना, तो क्या कहेंगे? 30 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र पर ही आप जाने वाले हैं। आगे कहा गया भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो आप कहेंगे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहां पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों पर। ये तापांतर का मतलब होता है ताप में अंतर, तापांतर ना, तो आप निकालेंगे ताप धन अंतर। बताएं कौन सी संधि बनेगी? तापांतर। अब आप देखेंगे ये दिन में जितना गर्म हो जाता है मरुस्थल, और रात में उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। आगे कहा गया है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सितंबर अक्टूबर होगा कि नवंबर दिसंबर होगा? जल्दी से बताएं कौन सा महीना आपका होने वाला है? सितंबर अक्टूबर होगा कि अक्टूबर नवंबर होगा? तो आप कहेंगे नवंबर दिसंबर में होता है। कब होता है? तो आप कहेंगे नवंबर दिसंबर के लौटते हुए मानसून में यहाँ पर वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेद तापन ना, मध्य एशिया की ठंडी हवाएं, तापमान की अधिक एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे कि दक्षिण भारत से
उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर। ठीक है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर या आंसर अपने आप निकल कर आने वाला है। बताएं भाई क्या होगा, आप सभी लोग बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे एक और दो दोनों सही बातें हैं। क्या है, दोनों सही। कहा गया दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सही बात है। कहा गया उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। आगे देखेंगे, कहा गया आईओडी परिघटना जो आपके इंडियन ओशन डाइपोल है, इसका फुल फॉर्म इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में। तो कहा गया आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय परिश्रमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर या पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। कहा गया आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। अब एल नीनो क्या है, बहुत से बच्चे यही नहीं जानते होंगे कि एल नीनो क्या है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, ठीक है ना, जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम की चरम अवस्थाएं आ जाती हैं। अल नीनो इतनी खतरनाक हवा है। कहा गया पूर्वी प्रशांत महासागर में या पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत रहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। आपकी एल नीनो की बात आ रही है ना, तो आप इसको अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। एल नीनो आगे कहा गया है, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा है ना, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में, मतलब आपका ईसा मसीह दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है। दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो असर का प्रभावित कर सकते हैं, तो कौन सी बात सही होगी, जल्दी से आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा। तो आप कहेंगे केवल और केवल 2 उत्तर सही है, बाकी एक वाला गलत है पूरी तरह से। ये वाली बात पूरी तरह से एल नीनो की घटना वाली सही है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कहा गया कारण ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। कहा गया सही कथन का चयन करें। तो आप कहेंगे बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रही हैं, ठीक है ना। तो क्या बताने वाले होंगे, देखो आगरा और दार्जिलिंग क्या है, एक दूसरे के अक्षांश पर स्थित है, लेकिन जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान क्या होता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। एकदम सीधी सी बात आपको पूरा दे दिया गया, अगर आप समझेंगे तो पूरा सही उत्तर निकाल ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा गया अमृतसर एवं आपका शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इसलिए उनकी ऊंचाई में क्या है, भिन्नता है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा फैलाव पाया जाएगा, आर्द्र उष्ण पूर्वी, कहा गया उपाद्र संकीर्णमीय आपकी जलवायु, कहा गया उपाद्र तटीय या उपाद्र महाद्वीपीय। तो देखो आपकी जो होगी कि कहा कि छत्तीसगढ़ की बात की जा रही है, तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पड़ेगा। कर्क रेखा के बीचों, मतलब कर्क रेखा आपकी गुजरती है, यहीं से भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। तो आप क्या कहेंगे, तो ये आपका तो ये वाला क्षेत्र दक्षिण है, लेकिन किधर की तरफ, पूरब की तरफ है। तो आप कहेंगे आर्द्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कारण जलवायु पाई जाएगी। आगे, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखाएं अधिक प्रभावित नहीं होती है। पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बेसिन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर फटाफट आप सभी लोग बताएं क्या होगा। 21 का सही उत्तर क्या होने वाला होगा। तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि छत्तीसगढ़ बेसिन आपका क्या होता है। तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ बेसिन में अरब सागर से अधिक प्रभावित होता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया अहमदाबाद, कोच्चि, तेजपुर,
और लुधियाना, कूट से सही करिएगा। तो निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां पर होगा? तो आप कहेंगे कोच्चि में होगा, और आपके कहां पर होगा? तेजपुर में होगा। ठीक है, तेजपुर में होगा। तो 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। ठीक है ना, कोच्चि में होगा आपका और तेजपुर में होगा। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है साफ आकाश, कहा गया मानसून का निर्वर्तन इंगित करता है। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिकांश दाब परिस्थिति में, और कहा गया स्थल पर ताप के बढ़ने से। तो सही इन का अपना उत्तर चुने। तो बताओ भाई किससे सही उत्तर निकाल ले हम लोग, जल्दी से बताओ। तो क्या सही होगा? आप कहेंगे सभी सही हैं, 1 2 3 सभी सही हैं। हमारे एकदम साफ आकाश से भी मौसम की निवर्तन होता है। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से भी होता है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से भी होता है। आगे कहा गया है कि पूरे वर्ष 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या आपकी वेस्टर्लीज हवाएं कहलाती हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु या आपकी मॉइस्चर एयर मासेज पछुआ हवाएं भाग है। बताएं कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से उत्तर दिया करें आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। तो जल्दी से बताएं क्या सही उत्तर होगा आपका। तो क्या बताएंगे? यहाँ पर केवल और केवल ये बात सही, ये बात गलत है, क्योंकि ये आपके पूरे वर्ष भर नहीं चलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन जिसे ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित होती है। तो कहां पर? व्यापारिक एवं पछुआ पवनों, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य में, या भूमध्य रेखा पर, या ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र पर, या आपके पछुआ एवं ध्रुवी पर। बताएं भाई जल्दी से क्या सही उत्तर होने वाला है इसका, जल्दी से बताएं कहां पर होगा। तो हमने तो आपको बताया था ना भूमध्य रेखा पर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपको राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो किस स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति होती है इस कारण? और कहा गया अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, इस कारण समांतर है, एकदम सही है। कहा गया अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति के कारण। तो कौन सी बात एकदम सही उत्तर है? तो बताएं जल्दी से क्या सही होगा, क्या सही होगा। देखो अरावली में जो है कुछ स्थानों पर संवहनी धारा के कारण, ये तो एकदम सही है, तो एक ही सही है। अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, समांतर है। ठीक है, समांतर होने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती ये कहा गया, लेकिन यहाँ वर्षा इस क्षेत्र पे नहीं होती इसलिए बताया गया, लेकिन यहाँ कर आंधियां तूफान आते इसलिए नहीं है। कहा गया निम्न राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, अब बताओ थोड़ी देर आप भी पढ़ लो, फिर उसके बाद आप सभी लोग उत्तर बताएं क्या सही होगा, बताएं क्या होगा। तो आप कहेंगे एक से अधिक सही है। ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, अतः मानसून अपनी सीधी निकल जाती है। ये ऐसे ऐसे निकल जाते हैं ना, क्योंकि ये टकराते ही नहीं है इनसे अरावली पहाड़ियों से, इसलिए निकल जाते हैं सीधा मानसून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम कीजिएगा। अभी मैंने इसलिए बताया था, शरद आएगी कब, ग्रीष्म आएगी कब, बसंत आएगी कब, वर्षा आएगी कब। बताओ भाई, अब आपको मैंने बताया ना कब आएगी, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? बसंत आती है। तो बसंत कहां पर है? 3। तो 3 कहां पर सही? ये तो तीसरा क्या सही हो गया? बस 2 ही से निकल। सबसे पहले बसंत आएगी, फिर ग्रीष्म आता है आपका, बसंत ग्रीष्म, फिर वर्षा आएगी आपकी, क्या आएगी? वर्षा आएगी, और फिर आपकी शरद ऋतु आती है। मैंने पहले इसलिए इसकी चर्चा की है क्योंकि मुझे पता था। देखो कहा गया कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो कहा गया AMWAS CWG या AW। जल्दी से बताओ क्या सही कहा गया था।
और उसका मतलब क्या होता है। तो कोपे ने भारत के विशाल मैदानों की जलवायु के लिए CWG का सब नाम लिया था। किसका? CWG का। ठीक है ना। क्यों लिया था? तो आप कह सकते हैं कि इसका शब्द का प्रयोग किया जिसका तात्पर्य होता है शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। शुष्क शीत मानसूनी वाला क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शायद ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? बताएं भाई क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। तो आपको अभी बताया ना CWG कहेंगे, क्या कहेंगे? तो पिछले में जाएंगे तो अब उसी का मतलब बताना था। तो क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे शुष्क सर्द रहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु क्षेत्र बताएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा गया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से ही होगी। किससे होगी? तो आप कहेंगे CWG से ही होती है। ठीक है ना। तो ये आज के थे यहाँ तक के क्वेश्चन और आपका जलवायु क्षेत्र। अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लास्ट तक वीडियो वॉच करते हैं तो थैंक यू सो मच ना। मिलते हैं अगली क्लास में। और इसके साथ आपकी वनस्पतियां, ये 2-3 चैप्टर आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा इधर उधर होंगे, बाकी सब आपको बहुत आसानी से समझ में, और ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। कब? मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप थोड़ा ये मत रखिएगा कि आप डाउट कुछ आपके मन में डाउट होंगे, मैं जानती हूँ ना। तो डाउट होंगे तो वो जब आपको मैं वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तो एक एक डाउट क्लियर होगा। यहाँ पर चीजें उतनी उठाई जा सकती हैं जितनी भारत की बात की है, क्योंकि यहाँ उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय बस जलवायु क्षेत्र है। बस इतना आपको बताना है। ICI आपके इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उनके बारे में। बाकी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जलवायु क्षेत्र आता है ना, तो वहां पर एक एक चीजें मैप में बता करके दिखा करके बताई जाती है, तो वो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी खत्म होती है वैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आएंगे, वहां एक एक चीज पॉइंट क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।